बॉनी साक्षी अपने गरीब माता पिता उर्मिला और शेखर के साथ एक छोटे से घर में रहती है। साक्षी एक बॉनी थी। 25 साल की उम्र होने के बाद भी साक्षी की हाइट 10 साल के बच्चे इतनी छोटी थी। हाल ही में साक्षी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। साक्षी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसका बचपन से सपना था कि वो एक टीचर बनेगी। एक दिन सवेरे, माँ, पिताजी, मैं शहर में बीएड कॉलेज में एडमिशन करना चाहती हूँ, मेरा एडमिशन करवा दीजिए ना पिताजी शहर के कॉलेज में। बिटिया, तू तो अपनी परिस्थिति जानती है ना, हम कितने गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से तो हमने तुझे यहाँ तक पढ़ाया है, अब हम आगे नहीं पढ़ा पाएंगे बिटिया तुझे। हाँ साक्षी बिटिया, हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है पढ़ाई करना। पिताजी, आप जानते हो ना, बचपन से मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूंगी। मुझे अपना ये सपना पूरा करना है पिताजी। साक्षी बिटिया, तू तो जानती है ना, तेरी छोटी हाइट के कारण स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह लोगों ने तेरा कितना मजाक बनाया है। अब अगर तू शहर के कॉलेज में पढ़ने जाएगी और अगर वहां के लोगों ने तेरा मजाक बनाया तो? माँ, मुझे अब किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पिताजी, मैं स्कॉलरशिप से आपका सारा पैसा आपको वापस दे दूंगी। मुझे पढ़ाई करने दीजिए ना पिताजी, मुझे अपना सपना पूरा करने दीजिए। बचपन से मैंने इस सपने के लिए बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। साक्षी अपने माता पिता से रो रो कर विनती करती है। ठीक है बिटिया, तू कर अपनी पढ़ाई। उर्मिला, मैं अपने गांव के दर्पण सेठ से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। शेखर उसी समय अपने गांव के सेठ दर्पण के पास आता है और अपना छोटा सा घर दर्पण के पास गिरवी रखकर उससे पैसे लेकर अपनी बिटिया का दाखिला शहर के डीएड कॉलेज में करवा देता है। एक दिन सवेरे साक्षी शहर में कॉलेज के बाहर आती है। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? नहीं साक्षी, तू डर मत, लोग चाहे तेरा कितना भी मजाक क्यों ना बनाए, तू केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। बॉनी साक्षी को नए कॉलेज में जाने में बहुत डर लग रहा था। तभी वो डरते डरते कॉलेज के अंदर चली जाती है और जैसे ही अपनी क्लास में आती है तभी बॉनी साक्षी को देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये बच्ची किसकी खो गई? ए बेटा, ये प्राइमरी स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है। जा अपनी 5वीं क्लास में जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। सारे स्टूडेंट्स इसी तरह साक्षी की बॉनी हाइट पर कमेंट्स पास करते जाते हैं। मैं इसी क्लास की नई स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। उसके बाद साक्षी रोज कॉलेज आने लगी और उसकी क्लास के बच्चे इसी तरह बॉनी साक्षी का मजाक उड़ाते रहे, उस पर हंसते रहे। पर साक्षी उन सबकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। साक्षी ने अपनी बीएड की डिग्री हासिल कर ली थी। साक्षी ने जो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट हो गया था, जिसके चलते साक्षी को उसके डोनेशन का पैसा नहीं मिल पाया था। इधर शेखर 2 सालों से दर्पण को अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे देता रहा। एक दिन रात में दर्पण शेखर के घर आता है। क्या भाई शेखर, कब तक हमें पागल बनाता रहेगा? कब देगा मेरा पैसा तू? दर्पण भाई, कॉलेज वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। साक्षी बिटिया का स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है कॉलेज वालों ने, जिसकी वजह से हमें हमारा पैसा नहीं मिल पाया। मैं जैसे अब तक आपको महीने के पैसे देता आ रहा था, ऐसे आगे भी देता रहूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या भिखारी समझ रखा है क्या? मुझे मेरा पैसा अभी इसी समय चाहिए। दर्पण मालिक, हम कहाँ से आपको 80,000 रुपए दे अभी? आप तो हमारी परिस्थिति जानते हो। मेरे पति सारा दिन मजदूरी करके रोज के 300 रुपए कमाते हैं, उसमें से भी 200 रुपए हम आपको दे देते हैं। अगर कुछ महीनों की मोहलत और दे देंगे आप, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब चलो निकलो इस घर से बाहर। तभी दर्पण शेखर के उस घर पर कब्जा कर लेता है और शेखर और उसके परिवार को धक्के मारकर उस घर से निकाल देता है। शेखर, उर्मिला और बॉनी साक्षी तीनों रास्ते पर आ चुके थे। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उस दर्पण ने हमारा घर हमसे छीन लिया है। पिताजी, आप दुखी मत होइए, हम इस गांव में एक घर किराए पर ले लेते हैं। वैसे भी कुछ दिनों बाद मुझे इस गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी मिलने वाली है। बस एक बार मेरा इंटरव्यू वहां सफल हो गया ना, तो अपनी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है साक्षी। ना तू पढ़ाई करने की जिद करती, ना हम पर इतना कर्ज होता। तूने तो हमें रास्ते पर ला दिया साक्षी। साक्षी के माता पिता साक्षी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तभी शेखर उसी गांव में एक छोटा सा घर किराए पर लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे साक्षी उसी गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आती है। साक्षी ने सीटी परीक्षा पास कर ली थी। साक्षी स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में आती है। अंदर प्रिंसिपल और कुछ टीचर बैठे थे। साक्षी अंदर आती है। ए बच्ची, कौन है तू? चल
अपनी क्लास में जाकर बैठ। सर मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। आज मेरा इंटरव्यू है टीचर की जॉब के लिए। ये सुनकर सब बॉनी साक्षी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी कविता टीचर क्या सर, अब इस स्कूल में बच्चे भी टीचर बनेंगे? इसकी हाइट तो देखिए, 5वीं क्लास की स्टूडेंट लग रही है ये। साक्षी, तुम इतनी छोटी हो, तुम कैसे बच्चों को पढ़ा पाओगी? सर जब शिक्षा इंसान में छोटा बड़ा नहीं देखती तो मैं बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दे सकती? तभी सब साक्षी का इंटरव्यू लेते हैं। साक्षी हर किसी के सवालों के जवाब देने लगती है और आखिर में साक्षी को उस स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। अगले दिन सवेरे तभी साक्षी स्कूल में पढ़ाने आती है। साक्षी जैसे ही क्लास के अंदर जाती है, सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग टीचर कहते हैं। उसके बाद सब जैसे ही बॉनी साक्षी को देखते हैं तो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये कौन है? हमें लगा टीचर आए, पर ये तो स्टूडेंट है। अरे बहन, कौन सी क्लास है तेरी? नया एडमिशन है क्या? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। उतने में प्रिंसिपल क्लास में आते हैं। बच्चों, आज से ये तुम्हारी नई टीचर साक्षी हैं। अब से यही तुम्हें पढ़ाएंगी। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या प्रिंसिपल सर, ये हमें कैसे पढ़ा सकते हैं? इनकी तो खुद अभी पढ़ने की उम्र है। कितनी छोटी है ये। चुप हो जाओ अमर। बच्चों, साक्षी मैडम की केवल हाइट छोटी है, समझे? साक्षी मैडम, अब से ये आपकी क्लास है। प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों, आज से हम बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तुम्हें मेरे साथ पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा। तभी क्लास में पीछे बैठा एक चिंटू नाम का लड़का। अरे मैडम जी, आप कहाँ हो? हमें तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो। जरा कुर्सी से उठकर बात कीजिए ना। चिंटू, टीचर जी अगर कुर्सी पर खड़ी भी हो जाएंगी ना, तब भी वो तुझे दिखाई नहीं देंगी। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर जी, बचपन में आपके मम्मी पापा आपको कॉम्प्लेन पिलाना भूल गए थे क्या? मुझे किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तभी साक्षी बच्चों को पढ़ाने लगती है और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। साक्षी की बॉनी हाइट देखकर उसकी क्लास के बच्चे, स्कूल के टीचर, सभी लोग साक्षी पर हंसते थे, पर साक्षी किसी को उफ तक नहीं कहती थी। कुछ ही महीनों में साक्षी अपनी कमाई से उसी गांव में एक बड़ा सा खुद का घर खरीद लेती है और अपने माता पिता के साथ उस बड़े से घर में रहने लगती है। एक दिन साक्षी अपने स्कूल जाती है। उस समय स्कूल में कुछ प्रोग्राम था। तभी प्रिंसिपल साक्षी को स्टेज पर बुलाते हैं। ये देखकर सब साक्षी पर हंसने लगते हैं। उस प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट्स के माता पिता भी आए हुए थे। कोई नहीं हंसेगा साक्षी मैडम पर। खामोश हो जाओ सब। कोई बात नहीं सर, मुझे बुरा नहीं लगा। बच्चों, जब मैं अब छोटी थी ना, तब मेरी बॉनी हाइट देखकर हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, मुझ पर हंसता था। सब मुझे कहते थे कि साक्षी तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी, न तुझसे कोई शादी करेगा। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा सके, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने बचपन में लोगों के घर जाकर सफाई का काम किया और अपनी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदी। कदम कदम पर हर कोई मेरा मजाक बनाता था, पर मैंने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगी। पिताजी की कमाई से बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चलता था। माँ पिताजी ने मुझसे कई बार कहा कि साक्षी बिटिया, पढ़ाई छोड़ दे, तू पढ़ाई करके क्या करेगी? हर कोई तेरा मजाक बनाता है और हम इतने गरीब हैं, हम तुझे पढ़ा नहीं सकते। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं पिताजी से पैसे लेने के साथ साथ गांव में काम करने लगी, पर मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई के पीछे मेरे माता पिता को अपना घर तक कुर्बान करना पड़ा। हम रास्ते पर आ चुके थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और आज देखो, मैं इतनी कामयाब हो गई कि आज मैं आपके सामने एक टीचर बनकर आपको जीवन की अहमियत सिखा रही हूँ। बच्चों, आज आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, आपकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रहे हैं, आपको अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, महंगी किताबें बुक खरीद कर दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि आप पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन सको। बच्चों, मेरा बचपन ऐसा नहीं था। मेरी महंगी किताबें खरीदने के लिए मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। हम एक समय भूखे रहते थे और एक समय के पैसे बचाकर मेरी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। आज आपके पास मौका है। आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के लिए आपको दुनिया की हर खुशी दे रहे हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और एक कामयाब इंसान बनकर बताएं, क्योंकि एक बार उम्र बीत जाती है। अगर गफलत में गालिब फिर समंदर की तरह आंसू भी बहा लिया, तब भी ये समय दोबारा नहीं ला पाएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और साक्षी की बातें सुनकर सब खड़े होकर तालियां बजाकर साक्षी का सम्मान करते हैं। और उसके बाद साक्षी उस स्कूल में एक मिसाल बन गई।
अब स्कूल के सारे बच्चे साक्षी की कहानी सुनकर उसी की तरह कामयाब बनने के लिए दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। सुभद्रा ने अपने इकलौते बेटे वरुण की शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की ज्योत्सना से की थी, ताकि उसकी बहू कभी नौकरी न करे और अच्छी तरह घर संभाले। सब कुछ सुभद्रा की सोच के मुताबिक चल रहा था कि अचानक उसके बेटे वरुण की मौत हो गई। अब सुभद्रा अपनी विधवा बहू ज्योत्सना के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। ये जानने के लिए देखते हैं विधवा बहू की डोली। सुभद्रा देवी अपने बेटे वरुण की शादी की तैयारियां कर रही थी। आज वरुण की शादी ज्योत्सना के साथ होने वाली थी। ज्योत्सना 10वीं पास थी, लेकिन घर के कामकाज में निपुण थी। धूमधाम से वरुण की शादी ज्योत्सना के साथ हो जाती है। ससुराल आते ही उसने घर और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। माँ बाबूजी, आप दोनों के लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। लाओ बहू, अदरक वाली चाय तो मुझे बहुत पसंद है। तुमने आते ही हम लोगों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जी, इन्होंने मुझे सब बता दिया है कि आपको और माँ जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। आप लोग चाय पीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। ठीक हूँ बहू। ज्योत्सना वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वरुण की माँ, क्यों ना हम भी अपने घर में एक काम वाली रख लें। ज्योत्सना की मदद कर दिया करेगी। ज्योत्सना की अभी नई नई शादी हुई है, उसकी उम्र भी बहुत कम है। अभी उसके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना ठीक नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में ज्यादा काम भी नहीं है। अभी से काम करने की आदत डालेगी तभी तो आगे चलकर सब कुछ संभाल पाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। ज्योत्सना घर के सारे काम करती। सुबह उठकर सास और ससुर को उनकी दवाइयां, चाय देने से लेकर नाश्ता, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे काम वो अकेली ही किया करती। वरुण भी हर छोटे मोटे काम के लिए ज्योत्सना को ही पुकारा करता। ज्योत्सना, कहाँ हो तुम? मेरी पीली वाली शर्ट प्रेस नहीं है यार, मुझे आज वही पहनकर ऑफिस जाना है। आपके लिए लंच पैक कर रही हूँ, 2 मिनट में आई। ज्योत्सना भागकर झटपट वरुण की शर्ट पर प्रेस करने लगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन, माँ, बाबूजी, कल मुझे ऑफिस के काम से चंडीगढ़ जाना है। 6 महीने वहीं रहकर काम करना है। 6 महीने? दरअसल पापा, चंडीगढ़ में हमारे ऑफिस की नई ब्रांच खुली है और मुझे उसका मैनेजर बनाया गया है। तो ज्योत्सना को भी अपने साथ लेता जा। पापा, अभी तो वहां जाकर मुझे खुद के रहने का इंतजाम करना होगा। मैं कुछ दिनों के बाद ज्योत्सना को वहां बुला लूंगा। माँ और पिता से बात करके वरुण अपने कमरे में चला गया। ज्योत्सना को चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत है? वो चली गई तो घर कौन संभालेगा? और वहां हमारे वरुण को कौन संभालेगा? सुभद्रा, ज्योत्सना अभी बच्ची है। अभी उसका समय वरुण के साथ हंसने खेलने में गुजरना चाहिए। गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। इधर दूसरे दिन वरुण चंडीगढ़ जाने के लिए घर से निकल गया। सबने खुशी खुशी, लेकिन ज्योत्सना ने नम आंखों से वरुण को विदा किया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। न जाने क्यों आपको कहीं जाने देने का मन नहीं करता। चिंता मत करो ज्योत्सना, वहां पहुंचते ही मैं किराए पर एक कमरा ले लूंगा, फिर तुम्हें बुला लूंगा। वरुण चंडीगढ़ जाने के लिए घर से निकल गया और बस में जाकर बैठ गया। रास्ते में बस का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। बस पलट गई और बस में सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये खबर जब वरुण के घर तक पहुंची तो सब शॉक्ड रह गए। वरुण के माता पिता के लिए अपने जवान बेटे को खोना किसी भयंकर पीड़ा से कम नहीं था, लेकिन ज्योत्सना का दुख तो बयां कर पाना भी मुश्किल है। ज्योत्सना अंदर से टूट गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वो बहुत उदास रहने लगी और हर समय वरुण की यादों में खोई रहती। एक दिन, वरुण की माँ, मुझसे ज्योत्सना की हालत देखी नहीं जाती। वो वरुण को खोने के दुख से उबर नहीं पा रही है। वरुण हमारा इकलौता बेटा था, उसे खोने का दुख हमें भी कम नहीं है। सुभद्रा, हमारी उम्र अब हो चली है, लेकिन ज्योत्सना अभी बहुत छोटी है। उसकी उम्र ही क्या है? उसे अपनी जिंदगी जीने और हंसने खेलने का पूरा अधिकार है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हम ज्योत्सना की दूसरी शादी कर दें, लेकिन उससे पहले मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, एक बार ज्योत्सना से भी इस बारे में बात कर लीजिए। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। सुभद्रा देवी ज्योत्सना को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं। वहां उन्होंने देखा कि ज्योत्सना बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई है।
सुभद्रा देवी दौड़कर अपने पति पंकज के पास गईं और ज्योत्सना के बारे में बताया। दोनों ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब ज्योत्सना का चेकअप किया, आपकी बहू मां बनने वाली है। आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना होगा। चिंता के कारण बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और बच्चा दिमागी रूप से कमजोर हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर पंकज और सुभद्रा ने फैसला लिया कि वो ज्योत्सना को आगे पढ़ाएंगे ताकि ज्योत्सना का मन कहीं लगा रहे और वो खुश रह सके। पंकज ने ज्योत्सना का एडमिशन 12वीं कक्षा में करवा दिया। ज्योत्सना अब 12वीं की पढ़ाई करने लगी। सुभद्रा देवी उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीने बाद ज्योत्सना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। इसके साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी करती रही। सुभद्रा देवी और पंकज अपनी पोती अनन्या को पाकर बहुत खुश थे। वे दोनों ज्योत्सना के साथ साथ अनन्या का बहुत ख्याल रखते। ज्योत्सना को लेकर सुभद्रा देवी के मन में भी बहुत बदलाव आ गया था। एक दिन ज्योत्सना रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी वहां सुभद्रा देवी आईं। ज्योत्सना बहू, ये सब छोड़, तू अनन्या के पास जा, उसके साथ खेलेगी तो तेरा दिल बहलेगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर। घर का काम मैं कर लूंगी। ज्योत्सना नन्ही और प्यारी बेटी अनन्या को पाकर अब खुश रहने लगी थी। वो अनन्या के साथ ढेर सारा समय गुजारती और बाकी समय में अपनी पढ़ाई करती। धीरे धीरे अनन्या बड़ी हो रही थी और ज्योत्सना भी अब कॉलेज में पहुंच गई थी। एक दिन, ज्योत्सना बहू, मैं चाहता हूं कि तू बीएड की पढ़ाई कर ले। मैं कल ही तेरा एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है बाबूजी। पंकज ने ज्योत्सना का एडमिशन बीएड में करवा दिया। अब ज्योत्सना रोज कॉलेज जाने लगी। अनन्या भी 2 साल की हो गई थी। एक दिन, मम्मा, मुझे भी आपके साथ कॉलेज जाना है। अनन्या बेटी, मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तुम घर में दादाजी दादी जी के साथ खेलो। नहीं, मुझे आपके साथ कॉलेज जाना है। इसे अपने साथ ले जा ज्योत्सना, ये सारा दिन तुझे याद करती है और तेरे पास आने की जिद करती है। तेरे साथ कॉलेज जाएगी तो इसका दिल बहल जाएगा। उस दिन ज्योत्सना अनन्या को अपने साथ कॉलेज ले गई। ज्योत्सना की क्लास में सब अनन्या को बहुत प्यार करने लगे। कोई उसे चॉकलेट देता तो कोई उसके साथ खेलता। तभी ज्योत्सना ने देखा कि राजन अनन्या को अपनी गोद में लेकर उसके साथ बातें कर रहा था। राजन ज्योत्सना की क्लास में पढ़ता था। क्या बात है राजन, अनन्या परेशान तो नहीं कर रही है ना? अरे नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है। इससे बातें करके मुझे अपना बचपन याद आ गया। तुम इसे रोज अपने साथ लेकर कॉलेज आया करो। अब ज्योत्सना रोज अनन्या को अपने साथ कॉलेज लाने लगी। धीरे धीरे राजन ने अनन्या के साथ गहरी दोस्ती कर ली। अनन्या के कारण राजन और ज्योत्सना में भी गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन की बात है, ज्योत्सना और अनन्या दोनों कॉलेज में थे कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। ओह, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ज्योत्सना के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर राजन उसके पास आया और बोला, क्या बात है ज्योत्सना, परेशान क्यों? देखो न राजन, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं अनन्या को लेकर घर कैसे जाऊंगी? बाहर बस स्टॉप पर भी पानी भर गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ऑटो बुला कर लाता हूँ। राजन कॉलेज से बाहर गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर पानी भरा हुआ था, लेकिन राजन अपनी परवाह न करते हुए बड़ी मुश्किलों से एक ऑटो वाले को बुला कर लाया। चलो ज्योत्सना, अनन्या को लेकर इस ऑटो पर बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ देता हूँ। ज्योत्सना, अनन्या और राजन तीनों ऑटो पर बैठ जाते हैं और उस दिन राजन ने दोनों को घर तक छोड़ा। राजन, मेरे घर नहीं आओगे? मैं तुम्हें अपने माजी और बाबूजी से मिलवाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं। राजन ज्योत्सना के घर आया। ज्योत्सना ने उसे पंकज और सुभद्रा से मिलवाया और बताया कि कैसे राजन ने तेज बारिश में भी भीगते हुए उसे और अनन्या को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, वरना ये दोनों कॉलेज में न जाने कितनी देर बारिश रुकने का इंतजार करती रहती। राजन बेटे, तुम आते रहना और कॉलेज में ज्योत्सना का ख्याल रखना। उस दिन के बाद से राजन अक्सर ज्योत्सना के घर आने लगा और अनन्या के साथ ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्हें सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी भी मिल गई। एक दिन, सुभद्रा, क्या ज्योत्सना को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू नहीं करनी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ज्योत्सना की शादी हो जाए, वो अपना घर बसा ले, अनन्या को भी पिता का प्यार मिल जाएगा। लेकिन ज्योत्सना से शादी करेगा कौन? मेरी नजर में एक लड़का है। हाँ, कौन है वो? राजन। राजन ज्योत्सना का बहुत अच्छा दोस्त है और वो अनन्या को भी बहुत प्यार करता है।
लेकिन हमें इस बारे में ज्योत्सना और राजन से भी बात कर लेनी चाहिए। मैंने राजन को फोन कर दिया है, वो आज शाम को हमारे घर आएगा। हम राजन और ज्योत्सना दोनों से बात कर लेंगे। ठीक है। शाम को जब ज्योत्सना स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि राजन उसके घर आए हैं और उसके सास ससुर से बातें कर रहा है। अरे राजन, तुम कब आए? अभी भी आया हूँ। दरअसल मुझे अंकल ने बुलाया। ज्योत्सना बहू, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बाबूजी, कहिए। बहू, मैं चाहता हूँ कि तुम और राजन शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये कभी नहीं हो सकता। ज्योत्सना बहू, बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। तेरे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारे बाद तेरा और अनन्या का ख्याल कौन रखेगा? राजन बेटा, ज्योत्सना अब मेरी बहू नहीं, बेटी है। क्या तुम जिंदगी भर इसका ख्याल रखोगे? अंकल, सच कहूं तो मैं ज्योत्सना और अनन्या से बहुत प्यार करने लगा हूं। मैं ज्योत्सना को अनन्या के साथ अपनाने के लिए तैयार हूं और वादा करता हूं कि उन्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। देर किस बात की? हम कल ही तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारे माता पिता से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर देंगे। राजन के माता पिता सुभद्रा देवी और पंकज से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। दोनों की रजामंदी से राजन और ज्योत्सना की शादी तय हो गई। सुभद्रा देवी और पंकज ने ज्योत्सना की शादी सास ससुर बनकर नहीं बल्कि माता पिता बनकर की। पंकज ने ज्योत्सना का कन्यादान किया और ज्योत्सना को डोली में बिठाकर ससुराल विदा किया। Please subscribe this channel.